नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज आपकी जो डिमांड थी और बहु प्रतीक्षा थी आप लोगों को कि विवेक सर के साथ में हमारा सत्य सनातन पर एक पॉडकास्ट जरूर होना चाहिए। विवेक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको पिछली फिल्म के लिए। और हमारी पूरी टीम आपकी चॉकलेट के टाइम से बड़ी फ़ैन है। अरे क्या बात है, लास्ट सेकंड में जाकर के जब पता लगता है कि कहानी क्या चल रही थी और क्या है, और वही चीज़ हमने यहाँ पर भी देखी कि बॉलीवुड की कहानी कुछ और चल रही थी और जैसे ही कश्मीर फाइल आती है कहानी एकदम पलट जाती है। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा सर कि कश्मीर फाइल देखो ऐसा मुद्दा कि मेरे दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। शिकारा जिस टाइम पर मूवी आई थी तो उसकी जब स्क्रीनिंग हुई थी तो मैं सबसे पहली बार गया था PVR। अच्छा। और विदु विनोद चोपड़ा जी जब वहाँ आए तो मेरे मुंह से लिटरली मुझे फरनगर से हूँ और हम गाली बिना बात नहीं करते और मेरे मुंह से गाली निकल गई थी, सॉरी। और वहाँ इतना हंगामा हुआ उस टाइम, और वो पहली फिल्म थी जो बाइकआउट हुई थी, मतलब मन से निकल रहा था। वो इतनी गंदी फिल्म बनाई थी, विदु जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। और जब आप फिल्म लेकर के आए, सच बताऊं कि मतलब ये ऐसा हो गया कि जो हमने देखा सोचा वो सारा कुछ वहाँ पब्लिश हो गया है। सर मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा उस फिल्म के विषय में, उसकी थोड़ी सी जर्नी के विषय में ज़रूर बताइएगा। इतनी मार्मिक फिल्म आपने बनाई, आपका दिल का कोई सर्जरी वर्जरी तो नहीं हुई इसके बाद? सर्जरी तो रोज ही होती रहती है। देखने वालों का तो दिल फटा। हाँ, तो तुम सोचो अगर देखने वालों का दिल फटा जी, तो हमने तो सुना है 4 साल वो कहानियाँ जी, तो हमारा कितना फटा होगा। बिल्कुल। अब ये सोचो जिन पे बीती उन पे क्या फटा होगा। जी। और उससे भी ज़्यादा दुख की जो बात मुझे होती है कि हाँ भाई ठीक है, चलिए आपको नहीं पता था, अब आ गया। अब इतने साल से तो आप फिल्में बना ही रहे हैं जिसमें आप टेररिस्ट लोगों को सिंपैथी रखते हैं जी। और आपने इतनी फिल्में बनाई कश्मीर पे, किसी भी फिल्म में आपने पंडित शब्द का जिक्र तक नहीं किया, हिंदू शब्द का जिक्र तक नहीं किया। तो आपने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जिसमें कि यंग लोगों को ये लगने लगा जो 1990 के बाद पैदा हुए हैं कि कश्मीर जो है वो एक मुस्लिम स्टेट है जिसको भारत ने ज़बरदस्ती ऑक्यूपाई किया और हिंदू लोग ज़बरदस्ती उसमें घुसना चाहते हैं, जो कि झूठ नैरेटिव था। तो अगर मेरी फिल्म आई, अगर ये बात हुई तो ठीक है, पर आप ये सोचिए कि जब ये लोग अभी भी सत्य सामने आने के बाद भी अगर कहते हैं कि नहीं ये तो झूठ है, प्रोपेगेंडा है। अच्छा भाई चलिए फिल्म जो भी है, पर ऐसा हुआ तो हाँ, ये तो अपनी आंखों से देख सकते हैं कि आज कश्मीर में कोई कश्मीरी हिंदू जो मूल निवासी थे नहीं रहते। आपको पूरे भारत में कहीं कोई कश्मीरी मुस्लिम ऐसा नहीं मिलेगा जो कि कश्मीर के बाहर इसलिए रहता है कि उसको भगाया गया है। बिल्कुल। सारे कश्मीरी मुस्लिम खुल के 5 स्टार होटल्स में कारपेट्स का धंधा करते हैं। बिल्कुल। कोई हिंदू श्रीनगर में या बारामुल्ला में जाके, अनंतनाग में जाके खुलेआम बिना किसी चिंता के धंधा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यही सत्य है ना। तो फिर उस पर फिल्म को लेकर क्या परेशानी है? यानी आप क्या कहना चाहते हैं कि जेनोसाइड हुआ था या नहीं हुआ था, पहले ये डिसाइड करें। अगर हुआ था तो उस पर बनी फिल्म से क्या एतराज़ है, और अगर नहीं हुआ था तो आप बताइए कि फिर ऐसे मेरे सवालों के जवाब दें। तो वो सही नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सारी दुनिया को पता चल गया, और वही जो खबरें वहाँ मरने की, कत्ल की 10वें 12वें पन्ने में खो जाती थी छोटी सी, आज वो प्राइम टाइम पे मेन हेडलाइन बन के जाती हैं। एक आदमी को छुओ तो लोग खड़े हो जाते हैं मरने मारने के लिए। और उसके बाद में आपकी डॉक्यूमेंट्री देखी, वो तो और ज़्यादा मतलब जब हम रियल में सामने देखते हैं और उन लोगों की जो आपसे मिलने के वो अभी भी पूरी नहीं है, क्योंकि जो जी के अपने नॉर्म्स हैं, एक उनका होता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, उसके तहत कुछ चीज़ें अप्रूव नहीं हो पाई, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं हैं। ये भी सिर्फ 20-25% ही है। ओह, यानी कि जो फिल्म थी वो भी 1-2% थी जो कुछ कश्मीर में घटा। जी। अच्छा, वो 1-2% था, लेकिन उसको लेकर के भी पूरा का पूरा बॉलीवुड एकदम शांत, किसी भी एक्टर की तरफ से एक भी शब्द उस फिल्म के लिए नहीं निकला था। कोई बात नहीं, अभी जवान हैं, जब थोड़े मैच्योर हो जाएंगे सीख जाएंगे वो भी। जवान लोग हैं, पठान लोगों का खून गर्म होता है। ठीक है, चलिए कोई बात जी। तो देख रहे हैं हम अभी भी बॉलीवुड की जो स्थिति है, परिस्थिति है, और आपने जो उसके अंदर खड़े होकर के उस पूरे इकोसिस्टम से लड़ने का जो प्रयास किया है, और अभी आपकी जो नई फिल्म आ रही है वैक्सीन वॉर, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा सर। सबसे पहले कि द वैक्सीन वॉर, इसको आपने वॉर नाम क्यों दिया, मतलब लड़ाई, युद्ध? देखिए क्या है कि मैं हमेशा यही समझता रहा कि जो हम लोग हमेशा जवान और सैनिकों की बात करते हैं, हमने वॉर हमेशा देखा है कि एक देश है, एक दुश्मन देश आप पे युद्ध करता है और आप उसके अगेंस्ट वॉर लड़ते हैं। जी। लेकिन
आज की तारीख में जो वॉर है, हमने कभी ये नहीं सोचा कि भाई इतनी बड़ी महामारी में इतने, एक तो इनविजिबल एनिमी दिखता नहीं है, बिल्कुल, उसके अलावा जो देश के अगेंस्ट खड़े हैं, जो चाहते थे कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरें ताकि उसका वो डंका पीट के सरकार को गिरा सकें। बिल्कुल। दूसरा फेज़ में जो लोग ये चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरें ताकि ये साबित किया जा सके कि देखो हिंदू मेजॉरिटी की गवर्नमेंट हिंदुओं को नहीं बचा पाई। ये नैरेटिव ये लोग क्रिएट करना चाहते थे। कौन है ये लोग? ये देश के दुश्मनी तो हैं, ये तो इंसानियत के ही दुश्मन है। कौन सा ऐसा आदमी होगा जो कहता है नहीं साहब 10,000 नहीं मरे थे, इतने मरे थे। उनको इसी बात की खुशी है कि स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा नंबर हो जाए, जबकि थोड़ी लाज लज्जा हो तो आदमी थोड़ा चीज़ों को कम करके बताता है। बिल्कुल बिल्कुल। कौन है ये लोग जो कि जब लोगों की लाशें जल रही थीं तो वहाँ पे जाके बाल्टियों के ऊपर अपने लैपटॉप रख के सारी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे वहाँ से, और अपने को विश्व की नज़र में हीरो बताने की कोशिश कर रहे थे। ईरान क्यों नहीं है मास ग्रेव्स की रिपोर्टिंग कर रही? क्या सिर्फ चिताएँ जल रही थी? क्या मास ग्रेव्स नहीं बन रही थी? तो क्या वो नहीं मर रहे थे? एक ही धर्म के लोग मर रहे थे? ये सब मुद्दे हैं। तीसरा, वो कौन लोग हैं जो कि मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा, मुझे उनसे भी कोई एतराज़ नहीं है। कोई ऑथर है, राइटर है, पोएट है, वो अगर पैसे लेके किसी और की दवाई बेचने को तैयार है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, भाई उसका ठीक है, धंधा है, उसे जो करना है करे। शायद वो नहीं समझता हो कि देश के दुश्मन उससे ही करवा रहे हैं, शायद ना समझता हो। मैंने आपसे बोल दिया, आपने उससे बोल दिया। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, शशि थरूर जी, चिदम्बरम जी, ये जो अखिलेश यादव, ये तो सब एमपीज एमएलएज हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है। ये क्यों भारत का इंटरेस्ट बेचना चाह रहे थे? ये क्यों चाह रहे थे कि बाहर की वैक्सीन, फॉरेन वैक्सीन, भारत सरकार को ब्लैकमेल करके भारत को सेल्फ रिलायंट बनने से रोके, और ये चिताओं की जो इनने एक पोर्नोग्राफी शुरू की थी उसके दबाव में आके किसी विदेशी कंपनी की वैक्सीन को अप्रूव कराया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे हुए लोग जो ये कर रहे थे, क्या ये देश के गद्दार नहीं है? बिल्कुल। क्या इस बात के लिए ये इल्ज़ाम कचहरी में खड़े होके श्री अरविंद केजरीवाल पे नहीं लगाना चाहिए कि जब भारत के साइंटिस्ट अपनी वैक्सीन बना रहे थे तो आप बाहर विदेशी वैक्सीन के क्यों प्रमोट कर रहे थे? ये सवाल उठने चाहिए। तो ये वॉर ही हो गया। मतलब ये तो दुश्मन हो गए। और जब ये दुश्मन हैं तो ऐसे में हमें बचाने वाला कौन था? भारत ने ना सिर्फ अपनी वैक्सीन बनाई बल्कि 101 देशों को फ्री में गिफ्ट की, विश्व में किसी और ने नहीं किया। ये एक सैनिक करता है, मानवता को बचाने का काम, राष्ट्र को बचाने का काम। आज पूरे विश्व में कोविड के मार्फत सबसे अधिक अगर कोई सेफ कंट्री है तो वो भारत है, और उसको बचाने वाले जो थे वो हमारे सैनिक थे, साइंटिस्ट, और खास तौर पे उनमें महिलाएं। महिला साइंटिस्ट कमाल की, यानी वो तो ऐसी कहानी आप देखिएगा आपको मजा आ जाएगा। तो मुझे लगा ये एक बहुत बड़ा भारत के खिलाफ युद्ध था, जो इन्फो वॉर के लेवल पे लड़ा गया, जो फैक्ट चेकिंग से लड़ा गया, जो लीगल मसलों से लड़ा गया, और जो भारत सरकार पे दबाव बना के भारत को बेचने की बात की गई, उससे लड़ाई की कहानी है। इसलिए वॉर है, युद्ध है, युद्ध है। अच्छा, एक और युद्ध आपने जीता है। आपने ट्विटर पे बोला था कि भाई ये फिल्म कब आनी चाहिए, तो आपने उसमें एक तारीख डाली थी 28 सितंबर सलार के अगेंस्ट में। जी, सलार ने खुद अपनी डेट पीछे किसका ली है? अब पहले तो लिखते थे देखना ये भाग जाएगा भाग जाएगा हमने कहा भाई हम भागने वालों में से नहीं है, हम पहली बात तो तुम्हारी रेस में ही नहीं है। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि जो आपका व्यूअर है, जो आपका ऑडियंस है, आपको सुनना और देखना चाहता है, उसकी एक क्लास अलग है। जब हमने ताशकंद फाइल देखी वो एकदम क्लास ही अलग था, और उस फिल्म को भी मतलब हम जितनी बार देखें उतनी बार कम है। ये जो फिल्म अभी आपकी आ रही है, आपने बताया कि उसमें साइंटिस्ट जो हैं वो एक सैनिक की तरह हैं। एक हमारा शत्रु है जो इनविजिबल है, और उसमें बहुत सारे शत्रु हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए हैं और जो विजिबल भी हैं, और कहते हैं कि हम इस देश के सैनिक हैं, हम इस देश के हित के लिए काम करते हैं, लेकिन वो भी इस राष्ट्र के अगेंस्ट जा करके खड़े हुए कार्य किया। तो इस फिल्म में सारा कुछ उन लोगों को एक्सपोज किया गया अच्छे तरीके से। नहीं, एक्सपोज नहीं, जो तथ्य हैं, जैसे अब देखिए दिल्ली सरकार का तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये ऑडिट में कि दिल्ली सरकार ने जानबूझ के 4 गुना अपनी बता दी। बिल्कुल। आप एक बार बताइए कि अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं, हाँ, ठीक है, और अगर समझिए 4 ही रोटियां हैं, हाँ, और चारों की जिंदगी एक एक रोटी पे ही डिपेंड करती है जी, और लेकिन एक बेटा झूठ बोल के वो 4 रोटियां अगर ले ले, हाँ, तो बाकी 3 तो मरेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्यों काम किया गया जी, राइट? तो इसके बारे में तो बातचीत होनी ही चाहिए।
और उसके बारे में बातचीत हुई है। उसके अलावा कौन वो लोग थे जो भारत के इंटरेस्ट को बेच रहे थे, वो सब बातें हुई हैं। टूल किट, असली क्या टूल किट आई थी, क्या इंस्ट्रक्शन थे, वो बातें हुई हैं इसमें। लेकिन फिल्म मूलतः अपने सैनिकों की विजय के बारे में है। ये फिल्म नेगेटिव नहीं है, ये विजय के बारे में, भारत की महिलाओं, भारत की संस्कृति, भारत की सोच, भारत की वैल्यूज़। ये इंडिक फेमिनिज्म को प्रमोट करती है, वेस्टर्न फेमिनिज्म को नहीं। जी, मुझे ऐसा मेरा मानना है, वेस्टर्न फेमिनिज्म ने भारत की महिलाओं का बहुत नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल। तो ये उनको सेलिब्रेट करती है, एक नए भारत, एक नए उत्साह और एक नई उमंग के साथ ये फिल्म है, जिससे देख के बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही साथ अपने शत्रुओं को खुल के बिना किसी हिचक के एक्सपोज करती है। आप देखेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। मैं वही कहने वाला था कि जैसे ही मेरा सवाल बन ही रहा था और आपने आंसर कर दिया, और ना केवल आंसर किया, आपने उसको फिल्म में ले लिया है। शायद मैं देखूंगा तो और भी ज़्यादा पता लगेगा, बिकॉज हम पिछले दिनों देख रहे थे मंगलयान के ऊपर एक फिल्म बनी थी, और उसमें जो कल ही आइए आप, कल हमारी स्क्रीनिंग आप आइए, देखिए। बिल्कुल देखिए तो जो उसमें जो फेमिनिज्म दिखाया गया था, किसमें, जो मंगलयान के ऊपर जो फिल्म आई थी, मैंने देखी उसमें नहीं, मुझे महिलाओं पता को, हाँ, महिलाओं को आप कभी भी अगर सोशल मीडिया में मिल जाएंगे वो आपको क्लिप्स। अच्छा, क्या है? हाँ, तो उसमें यही है कि वो साइंटिस्ट हैं, बट उनको अपने हिंदू होने पे कोई ऐसा गर्व नहीं है, या सनातनी होने पे नहीं है। उनका फेमिनिज्म बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर वाला फेमिनिज्म, तो वो दिखाने में बड़ा प्राउड फील करता है बॉलीवुड। तो हम ये सोच रहे थे कि क्या साइंटिस्ट लोग, क्योंकि हम अभी जब चंद्रयान देखा तो हमने महिलाओं को बड़ा प्राउडली अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को महसूस करते हुए और उसके रिचुअल्स को करते हुए देखा। इतने जो हेड हैं इसरो के, उनको हमने मंदिर जाते देखा, पूर्व वाले भी और अभी भी, शिवन जी भी और ये भी। तो हम ये सोच रहे थे कि रियलिटी में तो यार कुछ और है, लेकिन फिल्म में दिखाया जाता है कि यार मतलब एकदम सेकुलरिज्म, जैसे कि उसका पूरा जिम्मेदारी हमने ही ले रखी है, जो वेस्टर्न फेमिनिज्म है उसकी जिम्मेदारी पूरी हमने ही ले रखी है। तो वो सच्चाई को अगर इस फिल्म में दिखाया गया तो मैं तो जरूर कहूँगा कि इस फिल्म को जरूर देखें, क्योंकि वहाँ से विषाक्त होकर के निकले बहुत सारे दर्शक जो अपना विश्वमन फिर सोशल मीडिया पे कर रहे थे, लेकिन वो जरूर इस फिल्म को जरूर देखेंगे और फिर पता लगेगा। नहीं, देखिए, ऐसी कुछ एक मिथ्या सी बना दी गई हमारी। एक तो बॉलीवुड में पॉपुलर में क्या दिखाते हैं, विमेन एम्पावरमेंट कैसे दिखाते हैं कि भाई कोई एक लड़की है, उसका कहीं कुछ है, वो घर से निकल जाती है। यस यस यस, वो स्वतंत्र हो जाती है। स्वतंत्रता को और एक विदेशी सभ्यता को अपनाने को हमने विमेन एम्पावरमेंट मान लिया। वो लड़की निकल जाएगी, सबसे पहले तो कहेगी कि मैं बियर क्यों नहीं पी सकती, हाँ, शराब क्यों नहीं, मैं वेस्टर्न कपड़े क्यों नहीं पहन सकती, मैं इश्क क्यों नहीं कर सकती, मैं शादी के पहले किसी के साथ क्यों नहीं रह सकती। इन सब चीज़ों को हमने कहा, यानी ठीक, वो भी मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, वो भी एक सोच है और गलत भी नहीं है, क्योंकि औरतों को बहुत जकड़ा भी गया है इस दुनिया में। तो वो ये है कि मैं जो चाहूँ, माई बॉडी, माई लाइफ, माई दिस थिंग, है ना, योर माई वे और हाईवे। बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा है और मैं उसका समर्थन भी करता हूँ, मुझे कोई उससे आपत्ति नहीं है। मैं एक बात, क्योंकि आजकल सब काट पीट के लोग कुछ भी बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो माँ कम खाना खा रही है, जो त्याग कर रही है, तपस्या कर रही है बच्चों को बनाने में, पति की भी सेवा कर रही है, घर का भी निर्माण कर रही है, अपने बच्चों के चरित्र का भी निर्माण कर रही है, पड़ोसियों की भी मदद कर रही है, सिर्फ इसलिए कि वो पैंट शर्ट नहीं पहनती और देसी तरीक़ा से रहती है और काम करने नहीं जाती ऑफिस में, या जाती भी है तो कोई उसको मानता नहीं कि वो कुछ काम करती हो। ऐसी जो माँ बहनें हैं, उनके ऊपर क्या बीतती होगी, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और वो एम्पावर्ड कैसे नहीं है। मैं देखता हूँ गाँव में कहीं पे औरतें, हम बहुत छोटे गांव से आते हैं, मैंने बहुत देखा ये, वो 2 बकरियों को पकड़ के यहाँ पे मटका लगा के, एक बच्चे को गोदी में एक मटका लगा के जाती है, पानी भरती है, 2-2 4-4 बच्चे को गोदी में लेके आती है, उसको दूध पिलाती है, फिर गाय का दूध निकालती है, उसको मत्ती है, अपने पति को खाना देने जाती है, गोबर से लीपती भी है ज़मीन को, इतने सारे काम करती है, शादी ब्याह में काम भी करती है, परिवार को जोड़ के रखती है, रिश्तों को जोड़ के रखती है, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के चरित्र का निर्माण करती है। और जो माँ बच्चों के चरित्र का निर्माण करती है, जिससे राष्ट्र निर्माण होता है, जिससे मानवता का निर्माण होता है, वो औरत कैसे एम्पावर्ड नहीं है, ये बात का सवाल का मैं जवाब चाहता हूँ कोई मुझे दे। बिल्कुल बिल्कुल। उस महिला को बार बार ये क्यों बोला जाता है कि तुम एम्पावर्ड नहीं हो? वो भी तो पैसे कमाती है। बिल्कुल। सड़क पे जो औरत पत्थर तोड़ रही है, आप उसके काम को कम क्यों समझते हैं? जी, वो भी तो एक एम्पावर्ड औरत है। आपने भारतीय महिला को ऐसा कुछ एक कर दिया, ये एम्पावर्ड ही नहीं है। हाँ। भारत में औरतें विमेन एम्पावर्ड नहीं है। एम्पावरमेंट का मतलब कि वेस्टर्न कल्चर, हाँ, वो मतलब कि वेस्टर्न कल्चर, हाथ में शराब का गिलास,
इधर सिगरेट हो और उन्हीं की नहीं, तरफ आप गाली शराब देना और- पीजिए, मुझे कोई उससे, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। नहीं, वो ऐसा मानते हैं, पर पर्सनल चॉइसेस जो हैं वो सामाजिक व्यवस्था का संकेत नहीं हो नहीं हो सकती, सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हमारी एक सामाजिक व्यवस्था है, हम परिवार वाले लोग हैं, बिल्कुल। और हम परिवार लेके चलने वाले लोग हैं, हम कुनबे वाले लोग हैं, हम जॉइंट फैमिली लेके चलने वाले हैं। विदेश में, आज अमेरिका में मैं था, करीब 50-60% लोग जो हैं डिप्रेस्ड हैं जी, हर तीसरा आदमी सड़क पे घूमता हुआ पागल है, बिल्कुल। लोग ड्रग्स लेके, शराब लेके पड़े हुए हैं, मास मर्डर्स हैं वहाँ पे, सीरियल किलर्स हैं वहाँ पे, इतना क्लेश है उस सोसाइटी के अंदर, लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? वहाँ तो सब एम्पावर्ड है। जी, इसलिए हो रहा है कि एम्पावरमेंट का मतलब स्वतंत्रता नहीं है, एम्पावरमेंट का मतलब है सशक्त शक्ति, बिल्कुल। और वो जो शक्ति है वो अंदरूनी शक्ति है, वो बाहर से नहीं आती। बिल्कुल। तो जो मैं यही कहता हूँ, जो बच्चों के चरित्र का निर्माण करता है उससे अधिक सशक्त कोई नहीं है। जी, और ये सब चीज़ें आपने इस फिल्म में भी दर्शाई, यानी सिनेमैटिक तरीके से की हैं, अब अपने तरीके से मैंने की हैं। आप देखिए, जितनी महिलाओं ने अभी तक देखी है वो तो सब रोती हैं खुशी के मारे, उनको आंसू आते हैं। बिल्कुल। आप कल ही देखिए, मुझे चेन्नई में मैंने 1-2 वीडियो भी डाले हैं, कितनी आके आशीर्वाद देती हैं मुझे और पल्लवी जी को। जी। अच्छी बात है। हाँ, मैंने आपके जो स्क्रीनिंग अभी विदेशों में हुई है वहाँ की मैंने वीडियोस देखी हैं, जब बाहर निकल रही हैं महिलाएं तो बहुत इमोशनल हो गई हैं उस फिल्म को देखने के बाद में। और मैं कहना चाहूँगा कि सर ने आगाह कर दिया है कि जो वीडियो कटवा लोग होते हैं, वीडियो काट करके ट्विटर पर डालते हैं, वो ज़रा सावधान रहें, क्योंकि इसका हम फुल वीडियो बाद में दे भी देंगे। तो हाँ, कुछ लोग होते हैं वीडियो काट काट करके लोगों मेरा भी चल रहा है कटा हुआ वीडियो बहुत ज़्यादा, Actually, उसके लिए मुझे ट्रोल भी बहुत किया जा रहा है। और वही बात है कि जो वीडियो कटुआ लोग हैं उनको हम कटुआ बोल देते तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अब वो सब छोड़ो, चलो वो तुम लोग का काम है, मैं उसमें नहीं पढ़ सकता। यस, मैं आपको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। हम भारत को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, हम भारत को विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें पता लग जाता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत बोल रहा है। जैसे कि आपने वैक्सीन के विषय में बोला है, वैक्सीन में बहुत सारे लोगों ने षड्यंत्र किए। जैसे कि आपने ऑक्सीजन के बारे में बताया कि पूरा जो स्टॉक था वो दिल्ली में बुक कर लिया गया और फिर भी कहा गया कि सरकार नहीं दे रही है। वैसे ही पहले कहा गया कि भारत वैक्सीन बनाने में समर्थ नहीं है, और जब बन गई तो फिर कहा कि सब स्टैंडर्ड है। यस, तो अब ये नुकसान भी देगी। अब प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवा रहे हैं? आम जनता किस तरीके से इन सब लोगों को समझे, क्योंकि फिर बाद में ये आ जाता है कि आप लोग जो है ना वो तो भक्त हैं, या फिर आप तो फलानी कम्युनिटी से आते हैं, आप लोग तो बहुत अनकल्चर्ड हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। जी, एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ एक पुराना किस्सा था, ये हुआ तो उसके ऊपर मेरे पास एक गलत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हाई कोर्ट के जज ने लगा दिया कि वो अर्बन एक्सेल तब आया था। यस। तो कुछ, अब मैं बोलूँगा नहीं, फिर से लगा देंगे, पर कुछ था उस चक्कर में मुझ पे ऐसे ही लगा दिया गया, जिससे मेरे को लेना देना नहीं था। अब वो सरपच्ची वाला काम है, ओके, उसमें कभी आप कुछ कर नहीं सकते। 6-7 साल ये करें, मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं कहानियाँ बताने आया हूँ लोगों को, ना कि ये जजों के ईगो से लड़ने के लिए। तो मैंने 4 साल लड़ता रहा अकेला। कई लोग थे, बाकी तो सब माफ़ी मांग के चले गए, जो सही भी किया उनने। ये करना भी चाहिए, काहे को इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करना। जी, वो इतना वाहियात, मतलब उस केस की कोई वो ही नहीं है, ज़िंदगी में उसकी कोई वो नहीं है। उसको लेके मीडिया ने, लेफ्टिस्ट ने इतना लिखा, कहा कि ये तो सावरकर के वो बेटे हैं, ये तो माफ़ी मांग रहे हैं, और ये है और वो है, दुनिया भर का उसमें प्रचार किया गया। इतनी, कौन विवेक अग्निहोत्री राष्ट्र के लेवल पे देखा जाए, और क्या वो मामूली सा केस। जी मैम। ये जो लोग हैं जिन्होंने फेक आर्टिकल्स लिखे, वो वायर हैं और भी कई सारे लोग हैं, इन्होंने फेक आर्टिकल्स लिखे। तेलंगाना कोर्ट ने 100 करोड़ के मानहानि दावे में इनके खिलाफ निर्णय लिया। इनसे 14 फेक आर्टिकल्स डिलीट करने को बोला, और इनको आदेश दिया कि तुम लोग इतने झूठे और मक्कार हो, तुम लोग देश के दुश्मन हो। यही ऐसी कुछ वर्णावली है उनकी। जी। इसलिए आज के बाद तुमको भारत की वैक्सीन पे एक भी शब्द लिखने की इजाजत नहीं है। वाह, समझे आप? जी। आप बताइए कितना बड़ा जजमेंट है। बहुत बड़ा है। किसी को पता है भारत में? नहीं पता, क्योंकि इन्हीं का मीडिया, Yes. इन्हीं के फेक आर्टिकल्स, इन्हीं के लोग, इन्हीं का इकोसिस्टम। Yes. जैसे पल्लवी जी ने बोला, सरकार किसी की हो, सिस्टम तो इन्हीं का है। बहुत फेमस हो गया है। आज तक किसी को नहीं पता। पहली बार जब मैं इस फिल्म में लेके आया हूं तो कुछ लोगों ने फिल्म देखी तो लिखना शुरू किया है, तो कुछ लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट्स निकाले। करेक्ट?
अब ये इतने कमबख्त लोग हैं कि अभी फिल्म की बात चल रही है तो ये जो साइंटिस्ट हैं, क्योंकि वो सरकारी साइंटिस्ट हैं, वो बोल नहीं सकते पब्लिक में, उनका प्रोटोकॉल है, बिल्कुल। उनको परमिशन लेनी पड़ती है भारत सरकार से, उनको अलाउड नहीं बोलना। अब उनने साइंटिस्ट को टारगेट करना शुरू किया है, उन साइंटिस्ट को कुछ 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 गाली गलौज ये वो उनको तंग करना, हैरेस करना, ट्रॉमेटाइज करना शुरू किया है। वो लेडी साइंटिस्ट हैं, बेचारों की फैमिलीज हैं, उनने ब्लॉक कर दिया उनको अगर सोशल मीडिया में, तो उसको लेके उनको टारगेट करना शुरू करते हैं। फिर मैंने सवाल उठाया तो सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं, तरह तरह के लोग आके। आप बताइए इससे कैसे डील किया? ये देश के दुश्मन नहीं है, ये मानवता के दुश्मन नहीं बिल्कुल है, जो साइंटिस्टों को ट्रोल करते हैं। यस सर, अभी पिछले दिनों इसरो के जो प्रमुख हैं उन्होंने कहा था कि जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं इनमें बहुत विज्ञान है। तो अरे हाँ, बिल्कुल। तो आप इस बात को किस नज़रिए से देखते हैं? ये देखिए, मैं तो इसको बिल्कुल पूरी तरह मानता हूँ जी। बाकी सब विज्ञान छोड़ दीजिए, चलिए उसको लेके आपत्ति उठाई जा सकती है। आप सब ने यही पढ़ा है सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी की बात होती है, ये पढ़ाया भी जाता है स्कूल में। लेकिन मैंने देखा कि ऋग्वेद में एक सूक्त है जिसका नाम है नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त, जैसे कई लोग नसादीय सूक्त भी बोलते हैं, मैं भी बोलता था कई बार। उसमें ये वर्णन किया गया है कि सृष्टि कैसे बनी, और ये साइंटिफिक थ्योरम है, वो एक साइंटिफिक फॉर्मूला है कि भाई क्या ऐसे बनी? नहीं, ऐसे नहीं बनी। क्या ऐसे बनी? नहीं, ऐसे नहीं बनी। जितनी भी उसके वो हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उन सब पे उसमें चिंतन किया गया, मनन किया गया है, और उसे पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा जो पूरी अपनी नथिंगनेस की जो थ्योरी है, शैविज्म की है, हाँ वो सारा का सारा तो वो हमने अपनी फिल्म में डाला सृष्टि से पहले मैं वही बाद में उसी पे आने वाला था। तो अगर सवाल है तो पूछें तो मैं। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा अगर आपने उसमें सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, सत्य नहीं था, सत्य भी नहीं था, आकाश नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, तो अगर आपने ये डाला है तो मतलब आपने जरूर कुछ तो ऐसी स्टडी, मुझे पता है आप बहुत पढ़ते हैं, आप बहुत लिखते हैं और आपका बहुत जुड़ाव है लिटरेचर से, तो और ये जानकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ऋग्वेद। अच्छा, और उस गाने को हमने इसलिए भी नया नहीं बनाया, हाँ, है संस्कृत में, पंडित वसंत देव जी ने उसको लिखा, बहुत पुराना, और उसी लय उसी ताल वही हमने पकड़ के उसको। तो अगर ये आपने डाला है तो मैंने कहा आपने, और सिर्फ डाला ही नहीं, पढ़ा है इसको, सिर्फ डाला ही नहीं, मैंने जब लिया था मैंने कहा था, सब लोग बोलते थे कि मुझे बहुत इस बात का दुख होता है जब कहते हैं भारत में लोग विज्ञान के बारे में नहीं सोचते, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, तो रूढ़िवादी लोग हैं। इतना साइंस है हमारे अंदर कूट कूट के भरा, हमें उसके लिए दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब मैंने ये शपथ ली थी कि इसको मैं टाइम स्क्वायर में जाके परफॉर्म करूंगा, क्योंकि वहाँ पे मुगल आज़म हुआ था और भारत की छवि मुगल आज़म बन गई थी कि भाई ये तो क्या है, ये तो बादशाहों की देश है। और तब मैंने कहा था जाके वहाँ पे मैं अपना वो करूँगा, और अंततः हमने वहाँ पे जाके नासदीय सूक्त का अपनी लड़कियों से भारतीय इंडियन क्लासिकल डांस के उसमें किया। इतना सफल रहा वो, बड़े बड़े लोग आए, अमेरिकन लोग, अंग्रेज लोग, वहाँ के एक प्रेसिडेंट रिपब्लिकन पार्टी न्यूयॉर्क के बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग आए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह गई जब उनको उसका मतलब समझाया तो उन्होंने कहा कि अरे ये इतनी महान कंट्री है। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्पिरिचुअलिटी और विज्ञान को हम हमेशा से साथ लेके चले, बिल्कुल, और हमने ये माना है कि जहाँ पे साइंस जवाब देना बंद कर देती है वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी जवाब देना चालू। तो जो हमारा वेदांत है वो क्या है? वेदांत जहाँ पे साइंस फेल हो जाती है वहाँ से वेदांत जवाब देना चालू करता है। यस, आरंभ होता है वहाँ से आरंभ होता है। जी, तो आपने वैक्सीन के बारे में एक फ़िल्म बनाई है, आपने स्वास्थ्य के विषय में फ़िल्म बनाई है। आयुर्वेद बहुत टाइम से, मतलब अभी तो पूरे विश्व में बहुत विख्यात हो गया है। ऐसे ही मैं जनरल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आयुर्वेद पे विश्वास करते हैं? आयुर्वेद मेडिसिन लेते हैं, योग वगैरह करते हैं? बिल्कुल ही कर, आज रात को 3 बजे आया, सुबह ही करके आया। तो हाँ, मैं 6 बजे चला गया था, आज वो किया, पहले प्राणायाम वगैरह। नहीं, मेरा क्या हुआ कि मैं तो देखिए मैं भी भोग विलासी ज़िंदगी में रहा हूँ, सब रहते हैं जैसे आजकल, पर फिर एक वक्त आया जीवन में तो मैंने काफ़ी चिंतन किया, परिवर्तन किया। फिर मैंने कहा एक सात्विक जीवन, जो पतंजलि के योगा में जिस तरह से सात्विक उसको वर्णन किया, उसका ये नहीं है कि ये मत खाओ वो मत खाओ, पर मैंने अपने हिसाब से अपने एक सात्विक, मुझे ये समझ में आ गया सात्विक जीवन का मतलब ये है कि जिसमें आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते मतलब अपने शरीर को भी नहीं पहुँचाते। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो तामसिक चीज़ लेंगे तो अपने शरीर को नुकसान होगा तो उसके किनारे कर दो, ठीक है।
ऐसे लोगों से मिलना जुलना जो बिना बात के एनर्जी वेस्ट करते हैं, जिनसे कुछ फ़ायदा नहीं होता, उनको किनारे कर दो। ऐसे वो सारे काम जो कि डिज़ायर से पैदा होते हैं उनको किनारे कर दो। तो मैंने करते करते अपनी नीड्स कम की, खान पान को लेकर चेंज लाया, सोच में चेंज लाया। फिर मैंने एक सांस लेने का एक अलग तरीका अपना ईजाद किया। मैं देखिए 50 तरीके, आज आप यूट्यूब में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि यार सांस लेना ही बंद कर दो। बिल्कुल। मैंने अपने स्टडी करके मैं पतंजलि के मॉडल को फॉलो जो ओरिजिनल गुरु हैं, अपने ऋषि हैं, वहाँ से मैंने पूरी तरह से अपने जीवन को सात्विक उसमें समर्पित किया हुआ है। और उसका रिजल्ट ये मिल रहा है, जिस दिन मैंने वो चेंज किया उसके बाद से मैंने बुद्धाइना ट्रैफिक जैम बनाई, मैंने अर्बन एक्सेल्स बनाया, मैंने ताशकंद फाइल बनाई, मैंने भारत की बात पल्लवी जी के साथ बनाया, वेब सीरीज़ कश्मीर फाइल्स बनाई, वैक्सीन वॉर बनाई, कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड बनाई, अभी हम दिल्ली फाइल्स बना रहे हैं। और उसके बाद मेरे जीवन का आखिरी काम जो होगा वो है द ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ धर्मा। वाह, बहुत सुंदर, जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। बहुत सुंदर। अभी हम फिल्म के विषय में बात कर रहे हैं, द वैक्सीन वॉर। पूरे बॉलीवुड ने एक तरीके से मूक बधिर हो गया है फिल्म के विषय में। कोई भी फिल्म आती है, जैसे कि अभी गदर आई थी, गदर की तरफ से भी हालांकि सभी ने अपना मुंह नाक कान सब बंद कर रखे थे, उसी टाइम पे नसीरुद्दीन शाह का एक कमेंट आता है, कहते हैं गदर जैसे फिल्म और कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म जो हैं, इनकी सफलता जो है वो विचलित करती है, परेशान करती है। आपको क्या लगता है, मतलब इन फिल्मों को कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा बॉलीवुड चुप है, सफल होती हैं लोगों के आधार पर, कहीं ना कहीं उनके दिल की बात कहने वाली फिल्म है, लेकिन फिर भी इस तरीके के लोग आकर के कमेंट करते हैं। तो इसमें दो सवाल छुपे हैं, एक तो नसीर भाई की बात का सवाल है और दूसरा कि हमारी फिल्म के बारे में कोई कुछ बात क्यों नहीं कर रहा। तो पहले नसीर भाई का ख़त्म कर लेते हैं कि नसीर भाई विचलित हो गए या डर गए, जो भी है तो अच्छी बात है, ये तो खुशखबरी है। विचलित करने के लिए ही फिल्में बनाई हैं, मैं तो विचलित करने के लिए ही बनाता हूँ और उन्हें होना भी चाहिए। कश्मीर फाइल से अगर वो विचलित हो रहे हैं, मतलब अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, तो ये तो खुशी की बात है। तो ये तो अच्छा, ये डर अच्छा है, इस डर से मुझे कोई समस्या नहीं है। दूसरी, लोग खामोश क्यों गए, चुप क्यों गए हमारी फिल्म को। तो देखिए, मैं आपको, ये पूरा एक स्कैम चल रहा है पिछले कुछ वक्त से बॉलीवुड में। ये स्कैम पहली बार आज आपने पूछा तो मैं आपके मार्फत से आम जनता तक बता दूँ ये स्कैम क्या है। ये स्कैम ये है कि कश्मीर फाइल की सफलता के बाद कई लोग को लगा, अरे यार हम तो रेस में हार गए, जबकि कोई रेस नहीं थी। जी बिल्कुल, ये दो अलग रास्ते जा रहे थे। एक कलकत्ता जा रहे हैं आप, एक कहीं और जा रहे हैं और एक कलकत्ता जा रहे हैं, लेकिन इनको लगा रेस है। अब ये हो गई होड़ कि भाई हम अपना स्टार स्टेटस कैसे बचाएं, तो उसके लिए नंबर गेम पे आए जी। अब वो नंबर गेम ऐसा है, ना तो उसको लिखने वाला उसके बारे में कुछ जानता है, ना उसको पढ़ने वाला कोई जानता है, पर सुनने में अच्छा लगता है। तो जो ऊटपटांग नंबर, इनने उसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि नंबरों में कन्फ्यूजन होता है, कहीं नेट नंबर हैं, कहीं पे ग्रॉस नंबर हैं, टैक्स इंक्लूड है, टैक्स नहीं इंक्लूड है, इंटरनेशनल नंबर अलग होते हैं, वहाँ अलग परसेंटेज मिलता है। तो इनने उसको घुमा फिरा के कुछ भी बोल दिया। ऐसे देखा जाए तो कश्मीर फाइल्स का बजट तो फिर तो रेवेन्यू तो 600-700 करोड़ होना चाहिए जी, ठीक है। तो और कोविड के बाद की फिल्म का, लेकिन हमने नेट फिगर्स बताए जो कि 350 के आसपास हैं। जी। तो इन्हें ऊटपटांग नंबर करना चालू किया। अच्छा, वो नंबरों को झूठ बोलने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, उन्होंने फिर पैसे से खरीदना चालू किया। तीसरा, इनको ये समझ में आया कि सोशल मीडिया जो है, अभी चूंकि नई फील्ड है, थोड़ी सस्ती भी है, इसमें पैसा ऐसा बिछा दो कि पता भी ना चले। जी। तो करोड़ों रुपए खर्च किया। आपने देखा होगा कई सो कॉल्ड राइट विंग के भी एक्टिविस्ट जो हैं, उन जिन फिल्मों को कल तक बॉयकॉट कर रहे थे उनको प्रमोट कर रहे हैं। कई तो डायरेक्टर्स, राइटर्स को, उनको जिनसे गाली देते थे, आज उनके बर्थडे पे विश भी करते हैं। वो इस सब पैसे का खेल है, पैसे दे के आप खरीद सकते हैं। अब इनने तीसरी चीज शुरू की है कि पहले तो पैसे दे के अपनी तारीफ, गुणगान, राजा महाराजा के गुणगान कर रहे थे, तो अब बादशाह के गुणगान से काम नहीं चल रहा, क्योंकि भाई दूसरा बंदा भी खड़ा हो रहा है। तो अब इन्होंने कहा कि हम जो देते थे अपने गुणगान के, वो तो पैसे लो, इसके अलावा हम तुमको और 50-60% एक्स्ट्रा देते हैं, आज के बाद तुम किसी और राजा की बात नहीं करोगे, किसी और की बात नहीं करोगे। तो इन्होंने चुप करा दिया। तो अब उसमें हम फंस गए, क्योंकि वो तो सब पैसे खा के बैठे हैं लोग, तो उनने हमारे बारे में लिखा नहीं एक शब्द। जो लोग दिन में 10-10 ट्वीट करते हैं एक ही फिल्म के बारे में, वैक्सीन वॉर क्या फिल्म ही नहीं है? जो अपने वो ट्रेड एनालिस्ट बोलते हैं, क्या ये फिल्म है ही नहीं?
तो मैंने भी कहा ठीक है, हम तो जनता की फिल्म बनाते हैं, पीपल्स फिल्म, तो हम भी ले लेके अपनी फिल्म घूम रहे हैं, लोगों को दिखाते हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, जो बिना पैसे लिए हमसे बातचीत करता है हम उससे बातचीत करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम आपके पास आए, बिकॉज इस टाइम मतलब मैं युवाओं की बात करूँ, अपनी टीम की बात करूँ, तो आपको, पल्लवी मैम को, आपकी पूरी टीम को हम ऐसे देखते हैं कि मतलब इस टाइम समाज में सबसे ऊपर जिन्होंने सच्चाई दिखाने का कार्य किया है। कोशिश कर रहे हैं, देखो ऐसा नहीं, तुम लोग का प्रेम और स्नेह है, कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई लंबी है, पर वो मैं बताऊं, मैं जब से सात्विक जीवन हुआ मुझे कुछ खोने का डर नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं जो मैं खो सकता हूँ। यही लाभ है सात्विक जीवन का। हाँ, मेरे पास कुछ एक काले रंग के कपड़े पहनता हूँ तो रंग की भी समस्या नहीं है, 2-3 शर्टें हैं लोग दे जाते हैं तो वो कर, और हेयर स्टाइल तो यही रहता है। हाँ, वो तो मैं खुद ही काट लेता हूँ, कैंची रखता हूँ, छोटे छोटे काट लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले थोड़ा कलर लगाता था, वो भी बंद कर दिया। मैं यही जूते, आप देखिए 5 साल पुराना भी मेरा वीडियो देखिएगा, यही जूते और ऐसे 2-3 मोजे हैं वही मैं पहनता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कि जिन लड़कों को कुछ करना है उनको ये त्याग समझ में आना चाहिए। बिल्कुल, बिना कुछ त्याग किए हुए, अपनी ज़रूरतों को कम किए हुए आप कभी सफल हो नहीं सकते। बिल्कुल। तो इसलिए ये लड़ाई जो है हम कोशिश कर रहे हैं, और मेरी सिर्फ इतनी इच्छा है, देखो अब मैं कोई 20 साल का लड़का नहीं हूँ कि मैं सोचूं गाड़ी लेंगे ये करेंगे, मुझे कोई शौक नहीं जी। मेरी इतनी इच्छा है कि मुझे इतना बल मिल जाए कि मैं कम से कम 5-6 और ऐसे लड़के खड़े कर सकूं, लड़कियां खड़ी कर सकूं, जो कि एक नैरेटिव चेंज करें और भारत की फिल्मों को भारत के सॉफ्ट पावर की तरह विश्व के स्टेज में जाके लगा सकें। ये फिल्म अगर पैसा भी रिकवर कर लेती है, वैक्सीन वॉर, तो मैं ऐसे खड़े कर दूंगा 2-4। बहुत सुंदर। क्योंकि हम पहली बार ये फिल्म बना रहे हैं जिसमें कोई हमारे साथ नहीं, हम अकेले कर रहे हैं। पहले हम आश्रित रहते थे, कभी इस स्टूडियो पे कभी उस स्टूडियो में। ये फिल्म हम पूरी तरह मैं और पल्लवी कर रहे हैं, इसमें कोई नहीं है, और अगर ये खड़ी हो गई तो हमें भी उतनी ताकत मिल जाएगी जितनी कि बाकियों के पास है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि फिल्म है वैज्ञानिकों के ऊपर, सरकारी साइंटिस्ट हैं, सरकार ने एक मुहिम चलाई लोगों को बचाने के लिए, इवन 101 देश और भी बचाए जी। क्या आपके ऊपर जो सवाल आता है या इल्ज़ाम लगता है, मैं उसी को ले रहा हूँ, क्या आप सरकार की नज़र में कुछ बढ़ना चाहते हैं? सरकार को प्रेज़ करने के लिए आपने फिल्म बनाई है? अरे तो अभी तक कर लिया होता, अगर सरकार कश्मीर फाइल के बाद तो कोई भी कर लेता ना जी। मेरा ना तो राजनीति में आने का कोई इरादा है, मैं जो कर रहा हूँ मैं वो काम करूँ कि मैं कुछ और करने लगूँ, है कि नहीं। बड़ी अगर बढ़िया कुर्सी बना सकता है तो उसको और अच्छी कुर्सी बनानी चाहिए जी। तो मैं स्टोरी टेलर हूँ, मैं कहानीकार हूँ, और मैं भारत की कहानियाँ दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। मेरा इतना ही मकसद है जीवन में और कुछ नहीं है। ना मेरा सरकार से कुछ लेना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। सरकार इसलिए लोगों को लगता है क्योंकि देखिए सरकार कोई हमारी दुश्मन तो है नहीं। बिल्कुल। अगर सरकार ने टॉयलेट्स बनाए तो उसकी तारीफ होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। अगर सरकार ने चंद्रमा पे यान भेजा तो उसकी तारीफ होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। अगर भारत से कल को कोई सरकार पूरी तरह से गरीबी खत्म कर दे उसकी तारीफ होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? सरकार गलत करती है उस पर तो बात करने वाले हजारों लोग हैं ही। यस, करेक्ट। तो मैं देश के ऊपर फिल्म बना रहा हूँ। बहुत अफसोस की बात है लोगों ने सरकार और देश के बीच की जो लाइन है उसको देखना बंद कर दिया है। भारत की तारीफ, अगर सरकार की तारीफ है तो बहुत अच्छा, लेकिन भारत की तारीफ सरकार की तारीफ ही है, ये गलत है। ये गलत है। और लोग कई बार ऐसा करते हैं कि किसी नेता या मंत्री को क्रिटिसाइज करते करते भारत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं जी। और वही आप लाइन की बात कर रहे हैं कि उस लाइन को वो देख ही नहीं पाते हैं और भारत के खिलाफ हो जाते हैं। इवन आजकल तो माहौल ऐसा बन गया कि भारत माता की जय भी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है जी, बहुत जल्दी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो आप जैसे डायरेक्टर जो कि एकदम नेकेड ट्रूथ दिखाने वाले लोग हैं, आप कहाँ ही बर्दाश्त होंगे। अरे हमारी फिल्म तो देखने के बाद लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम खूब बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, अभी भी इस फिल्म में बोलते हैं। और लड़कियां, कल तो वहाँ चेन्नई में 500 लड़कियां थीं, सब चिल्ला रही थी भारत माता की जय। बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत सुंदर, दिल खुश हो गया। और यही ताकत है युवाओं की, यही शक्ति है जो भारत माता की ना केवल जय करेगी बल्कि वास्तव रूप में इसको विजय भी प्रदान करेगी। और जैसा कि विवेक सर, मैं दिल की बात बोलना चाह रहा हूं और मैं चाहूँगा कि हम इसको वीडियो में दिखाएं। 2-2.5 साल हो गए हैं उस फिल्म को आए हुए, और मैं जब भी आपको मैसेज करता हूं आप कहाँ से इतना टाइम निकालते हैं, मेरा मैसेज भी पढ़ते हैं, रिप्लाई भी कर देते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। इतना हम्बल व्यक्ति मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। मैं बॉलीवुड से तो बिल्कुल। अभी समस्या ये खड़ी हो गई, किसी लड़के ने पता नहीं खुश होके फेसबुक में लिख दिया कि आप विवेक जी का फ़ोन नंबर है, आप उनको मैसेज भेज के उनका हौसला बढ़ाइए। अब वो इतना हौसला बढ़ाने लगे, कहीं मिस हो जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ सबसे बात करूँ, ट्विटर पे कर देते, कमेंट कर देते यार, रीट्वीट कर देते हौसला बढ़ाने के लिए। लेकिन आपको देख करके युवाओं में बहुत जोश है,
बहुत जोश है और इसी प्रकार से आप हमारा जोश बनाते रहिए। देखो, स्वामी विवेकानंद ने कहा था मुझे 100 कमिटेड युवा दो, मैं हिंदू समाज का नक्शा बदल दूंगा। उनको जीते जी नहीं मिल पाए शायद वो 100 लोग। मैं ऐसा मानता हूं कि उन वॉलंटियर्स में से मैं एक हूं। मैं विवेकानंद का वॉलंटियर हूं और मैं चाहता हूं भारत के युवा जो हैं इतने प्रतिभाशाली हैं, लड़ें, आगे बढ़ें और देश को सशक्त बनाएं। बिल्कुल। सोती हुई जो हमारी युवा शक्ति थी और सुन्न पड़े हुए जो हमारे रक्त थे, उनमें ऊर्जा का प्रवाह करने वाले विवेक अग्निहोत्री जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आने वाली फिल्म। एक वादा करिए आप मुझसे। बिल्कुल। ये जो फिल्म है, अपने सारे दर्शकों से कहिए अपनी माँ को जरूर दिखाएं। बिल्कुल। आप देखें ना देखें मुझे मतलब नहीं है, जी। माँ को दिखाएं। और आपके घर में जो मेड है, जो काम करने आती है, उसका और उसकी अगर कोई बेटी या बेटा है, उसके लिए टिकट खरीद के दें। कारण बताता हूँ। आप ये देखिए कि अगर इस फिल्म से इंस्पायर होके उस मेड की बच्ची ने साइंस ज्वाइन कर लिया और धरातल पे अगर इस तरह से साइंस ज्वाइन करते गए हम लोग, तो विश्व में कोई भी ताकत भारत को कभी हरा नहीं पाएगी। बिल्कुल। ये फ्यूचर भविष्य है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी। हमने आईटी में तो झंडा गाड़ दिया, अब बायोटेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का वक्त है जी। और वो मेड, जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि वो औरत भी किसी की माँ है। बिल्कुल। तो आप अपनी माँ के लिए और उस बच्चे की माँ के लिए टिकट जरूर खरीदें। अगर इतना आपने कर दिया तो आपको मैं गारंटी करता हूँ 6 महीने बाद जब हम बात करेंगे, एक इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन आएगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। एक क्रांति हो जाएगी इस राष्ट्र में। बिल्कुल। मैं इस वीडियो को अलग से भी करूँगा और हमने अगली जितनी भी हमारी वीडियोस होंगी उन सभी में भी ये अपील करेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ हर वीडियो के स्टार्ट में हम ये प्रॉमिस जरूर करेंगे कि इस फिल्म को देखने के लिए वो मातृशक्ति को अवश्य लेकर, मातृशक्ति को लेकर। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।